Hi everyone and welcome back to my True Crime Case Studies channel। आज का जो मैं केस डिस्कस करने वाली हूँ वो इंडिया से है और ये केस इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला और कंफ्यूजिंग था कि ये बहुत सालों तक ड्रैग होता गया एंड टू दिस डे दिस केस रिमेन्स अनसॉल्व्ड। ये केस था आरुषि तलवार का। आरुषि तलवार 24 में 1994 को राजेश और नुपुर तलवार के घर पर पैदा हुए, जो कि दोनों डेंटिस्ट थे। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी और इंडिया के एक एरिया नोएडा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, पर नोएडा के एक सेक्टर 25 में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। पहले तो इस केस के जो प्राइमरी सस्पेक्ट थे वो हेमराज बंजारे थे, जो कि 45 साल के थे और वो तलवार्स के बेसिकली हाउस हेल्पर थे जो उनके घर पर ही रहा करते थे। पर ये केस तब कम्प्लीटली ट्विस्ट हो गया जब हेमराज की भी बॉडी तलवार्स के घर के ही टेरेस से मिली और तब से ये केस डबल मर्डर के नाम से मशहूर हो गया। अब तलवार्स का घर सेक्टर 25 में था और डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर अपने घर के पास में ही सेक्टर 27 में एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक में काम करते थे और फोर्टिस हॉस्पिटल में भी काम करते थे, जहाँ पर राजेश वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिस क्लिनिक में वो दोनों काम करते थे उसी क्लिनिक में उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स अनीता और प्रफुल्ल दुरानी भी उसी क्लिनिक में उनके साथ काम करते थे। बेसिकली वो शेयर करते थे उस क्लिनिक को। मॉर्निंग शिफ्ट्स 9 to 12 o'clock तक तलवार्स की होती थी और दुरानीज की शिफ्ट जो है वो इवनिंग शिफ्ट होती थी 5 o'clock to 7 PM। 16 मई 2008 को सुबह 6:01 पर तलवार्स की हाउसमेट भारती ने रोज़ की तरह बेल की। अब यूजुअली होता ये था कि क्योंकि हेमराज यूज टू लिव विद देम, तो रोज़ सुबह भारती के बेल करने पर दरवाज़ा वो खोलता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जब हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भारती ने 3 बार बेल की, जिसके बाद नुपुर आई और वो बालकनी पर खड़ी थी और क्योंकि बाहर वाला गेट लॉक था तो नुपुर ने ऊपर से चाबी फेंकी ताकि भारती दरवाज़ा खोले और अंदर आ जाए। अब ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल था क्योंकि सबको पता था कि आरुषि के पेरेंट्स की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी नहीं उठते। पर उस दिन नुपुर उठी थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसने देखा कि राजेश भी उस टाइम उठा हुआ था और वो दोनों अपनी बेटी के कमरे में, आरुषि के कमरे में थे और वो दोनों रो रहे थे बहुत ज़्यादा। और जब भारती उनके पास गई तो वो मुड़े और उन्होंने सिर्फ एक बात बार बार रिपीट करनी शुरू कर दी कि देखो हेमराज ने क्या कर दिया है। तब भारती ने देखा कि आरुषि की डेड बॉडी जो थी वो खून के अंदर लिपटी उसके बेड पे पड़ी थी और किसी ने कुकरी नाइफ से आरुषि का गला काट के उसका कत्ल कर दिया था। जब उसने ये देखा तो वो वहाँ से भागी साथ के घरों से लोगों को इकट्ठा करने के लिए और मेडिकल असिस्टेंस के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेडिकल असिस्टेंस का उस पॉइंट पे कोई फ़ायदा नहीं था। तब तक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया और अराउंड 7:15 पुलिस आई और जब पुलिस आई तब तक अराउंड 15 लोग तलवार के घर पे थे और उनमें से 5-6 लोग उनके लाउंज में थे और बाकी लोग उनके मास्टर बेडरूम में थे। अब पॉइंट ये है कि जब एक मर्डर हुआ है और उसके बाद भी आप वहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लो तो ऑब्वियसली वहाँ पर टैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से जब तक पुलिस वहाँ तक पहुँची और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, वहाँ पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह से हिलाई जा चुकी थी ऑलरेडी। वहाँ से ऑलमोस्ट 28 फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन सबके सभी यूजलेस थे। अब यहाँ पर और बात यह है कि राजेश ने पुलिस को बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि वो टेरेस तक ना जाएं और वो वहाँ का दरवाज़ा ना खोलें, और उल्टा उसने इवन पुलिस को 25,000 रुपये भी पे किए कि वो हेमराज को फ़ौरन से ट्रैक डाउन करे।
इवन सीबीआई ने बाद में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेंशन की और ये चीज़ बहुत लोगों ने नोटिस की कि तलवार्स जो थे वो इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे कि वो चाहते थे कि सारा ब्लेम हेमराज पे चला जाए किसी तरह से। अब इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ और वियर्ड चीज़ ये थी कि दोनों पेरेंट्स को जब पुलिस ने पूछा कि आपके रूम के बिल्कुल साथ वाले रूम में एक मर्डर हुआ है और वो भी गला काटा गया है और आपने कुछ भी सुना नहीं, मतलब आपको पता नहीं चला कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी दोनों ने, क्योंकि उनके घर में अपेरेंटली जो उनके रूम में एसी था वो ख़राब था जिसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी और उसकी वजह से जब भी वो रूम में बैठते थे और दरवाज़ा बंद होता था तो उनको बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती थी। आरुषि एक टिपिकल टीनेजर्स की तरह थी, जिस तरह टीनेजर्स यूजुअली होते हैं, मतलब कि वो लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ करती थी, अपने फ्रेंड्स से बातें करती थी और लाइक वो बेसिकली आफ्टर मिडनाइट फ़ोन पर होती थी। पर उस दिन, उस रात, जिस रात उसका मर्डर हुआ, 9:15 के बाद उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ था, जिसकी वजह से उसकी एक फ्रेंड अनमोल ने उनके घर के लैंडलाइन पर भी कॉल की पूछने के लिए कि आरुषि अपने फ़ोन पे क्यों अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। अब जब अनमोल की कॉल किसी ने नहीं उठाई तो अनमोल ने नूपुर के फ़ोन पर अराउंड 12:30 टेक्स्ट किया, रात के 12:30 बजे टेक्स्ट किया, जो कि डिलीवर नहीं हुआ। और जब नूपुर का फ़ोन मिला तो उसमें से मेमोरी वाज कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ और वो फ़ोन एक मेड को नोएडा सदरपुर के एरिया में मिला था। सीबीआई की रिपोर्ट में मेंशन है कि जिस रात को आरुषि का मर्डर हुआ था, उस रात 9:30 के करीब दोनों तलवार्स, आरुषि के पेरेंट्स घर आए थे और उन्होंने आरुषि को उसकी बर्थडे के लिए एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया था। उसके बाद उन पूरी फैमिली ने डिनर साथ में किया और और अराउंड 11 o'clock वो सब अपने अपने रूम्स में चले गए। अब एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट इस स्टोरी में ये आया कि जो आरुषि का रूम था वो यूजुअली रोज लॉक्ड रहता था और उसके दरवाजे की चाबी नूपुर के बेड साइड के टेबल पर होती थी। पर उस दिन नूपुर ने बताया कि उसको याद ही नहीं था कि उसने आरुषि के रूम का दरवाज़ा लॉक किया था या नहीं किया था। मीनवाइल जो राजेश है वो इस टाइम पे अपने लैपटॉप पर बिजी था और राजेश के लैपटॉप से लास्ट मेल जो सेंड हुई थी वो 11:57 PM पर हुई थी। उसके बाद राजेश अपेरेंटली सो गया था। अब मसला ये है कि हेमराज और नुपुर का जो मर्डर था वो 12 बजे से 1 बजे के दरमियान में हुआ था। एग्जैक्टली उसके कुछ टाइम बाद। और तलवार से घर की इंटरनेट डिवाइस जो थी वो आरुषि के बेडरूम के अंदर थी और वो डिवाइस किसी ने 3:43 AM पर बंद की थी। तो जब इसका मतलब है जब वो डिवाइस बंद की गई थी तो उसके रूम में कोई आया था और ऑब्वियसली इसके फिर दो ही ऑप्शंस बनते हैं कि या तो उसकी डेड बॉडी को किसी ने बेड पर नोटिस ही नहीं किया और या फिर जिसने राउटर बंद किया था वही मर्डर था। अच्छा, अब हुआ ये कि नेक्स्ट डे उनके घर की और उनके टेरेस की चाबी नुपुर को हेमराज के बेड पे मिली। मतलब आई शुडंट बी सेइंग पर इट्स ऑब्वियसली सो ऑब्वियस। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली पॉइंट आउट कर रही हैं टुवर्ड्स नुपुर्स पे, सॉरी आरुषि's पेरेंट्स, बट नो कमेंट्स। और आरुषि के रूम की जो चाबियां थी वो उनको अपने लाउंज से मिली थी और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू देम कोई भी स्पेयर की नहीं थी घर की। और फिर भी घर का दरवाज़ा जो मेन गेट था वो बाहर से लॉक था, तो ऑब्वियसली समवन हैड स्पेयर कीज, बट नोबडी हैज़ एनी आइडिया हु। अब इस सब के बाद जब डॉक्टर्स आए तलवार्स को मिलने के लिए तो उन्होंने नोटिस किया कि जो टेरेस का दरवाज़ा था उसके हैंडल पर ब्लड स्टेन्स थे जो कि अभी भी लॉक था। और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने आसपास की जगह को भी देखना शुरू किया और ब्लड स्टेन्स भी मिले सीढ़ियों पे, स्टेयरकेस जो था उस पे। अब जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वहाँ पर ब्लड स्टेन्स हैं और इस सब के बाद पुलिस ने जब वो सारा एरिया चेक किया तो उन्होंने राजेश से टेरेस की चाबी मांगी
और शॉकिंग बात यह है कि राजेश ने कहा कि वो चाबी उसके रूम में है और वो चाबी लेने के लिए अंदर गया एंड ही नेवर केम आउट ऑफ दैट रूम, लाइक दोज कीज वर नेवर ब्रॉट बैक। और वो पूरा दिन उस रूम के अंदर लॉक्ड रहा और उसको किसी ने उस रूम से, मतलब कि वियर्ड चीज़ ये है कि पुलिस ने भी फोर्स नहीं किया, वो पूरा दिन उस रूम के अंदर लॉक रहा, उसको किसी ने बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, उससे किसी ने कुछ पूछने की कोशिश नहीं की कि आपसे कीज़ मांगी हैं वो अभी तक लेके क्यों नहीं आए हो। और मतलब इट इट वाज डिसमिस्ड बेसिकली। 17 मई को पुलिस ने इस सब के बाद फिर टेरेस का दरवाज़ा तोड़कर खोला क्योंकि चाबियां अभी भी मिसिंग थी, और तब उनको मिली वहाँ पर हेमराज की बॉडी। अब जब हेमराज की बॉडी मिली तो वहाँ पर एक नया नैरेटिव सामने आ गया। सब ने कहना शुरू कर दिया कि हेमराज की बॉडी को एक बेडशीट के अंदर रोल करके टेरेस तक खींच के लेके जाया गया था, और उसके बाद वापस आकर टेरेस का दरवाज़ा लॉक किया गया था और मर्डरर्स घर के अंदर दोबारा से री एंटर हुए थे। और ये सब करने के बाद बैठकर वहाँ पर मर्डरर्स ने विस्की पी थी, क्योंकि घर के किचन टेबल पर विस्की की बॉटल मिली थी जिसके ऊपर उन दोनों विक्टिम्स के ब्लड स्टेन्स भी थे। अब द थिंग इज के तलवार्स का जो लिक्विड कैबिनेट था वो बहुत अच्छी तरह छुपाया, हिडन था, वेल हिडन था बेसिकली। और उसके बारे में किसी को इस तरह, जब तक उसके स्पॉट का पता ना हो घर के अंदर के इंसान को ऑब्वियसली, तो वो इतनी जल्दी खोल के वहाँ से विस्की निकाली नहीं जा सकती थी। लेकिन इधर भी द पुलिस फेल्ड टू प्रॉपरली कलेक्ट सैंपल्स। अब रिपोर्ट्स में ये तक कहा जाना शुरू हो गया था कि जो क्राइम सीन था उसको इस तरह से साफ किया गया था कि किसी भी चीज़ का शक तलवार्स की तरफ पॉइंट आउट ना करे या किसी का भी शक तलवार्स की तरफ ना जाए। उन्होंने इवन तलवार्स ने अपने जो उनके हाउस हेल्पर्स थे, उनकी मेड्स थी, उनसे पूरा घर साबुन और पानी से भी धुलवा दिया था। और आरुषि का जो ब्लड फिल्ड मैट्रेस था वो उन्होंने अपने एक नेबर के टेरेस पर रखवा दिया था। ना मीनवाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स ये भी शो करते हैं कि 16 मई को जब ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखी जा रही थी तो 3 पीएम से 6 पीएम के दरमियान राजेश के बड़े भाई दिनेश, उनके एक फैमिली फ्रेंड सुशील चौधरी, पुलिस के एक डेप्यूटी, एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के गौतम और एक अनआइडेंटिफाइड नंबर ने आपस में कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब सीबीआई ने बाद में ये कहा कि ये जो उस टाइम पे कम्युनिकेशन चल रही थी, दिस कुड हैव बीन अ वे फ्रॉम द फैमिली to use their connections with Gotham to basically to remove any references to rape from the autopsy। क्योंकि इस सब प्रूफ के बाद एक थे ये भी आना शुरू हो गई थी कि मे बी राजेश वॉज द वन हु फाउंड आरुषि एंड हेमराज इन एन इनअप्रोप्रिएट पोजीशन एंड उसने गुस्से में आकर उन दोनों का मर्डर किया था, बेसिकली ऑनर किल किया था दोनों को। और वो फैमिली यूज़ कर रही थी अपने कनेक्शंस टू रिमूव एनी सॉर्ट्स ऑफ सच क्लेम्स फ्रॉम द रिपोर्ट। अब इस पॉइंट पे आके क्योंकि हेमराज का मर्डर हो चुका था तो प्राइम सस्पेक्ट्स जो थे वो तलवार्स बन गए थे, और ऑब्वियसली उनके पास ही लिकर कैबिनेट का एक्सेस था, उनके पास ही कीज थी। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो और ज़्यादा थेरीज सामने आती जा रही थी और ज़्यादा प्रूफ सामने आते जा रहे थे, और इस सब में एक और नई थेरी सामने आई। एक एक्सपर्ट जो कि इनिशियल फेज में वहाँ पर थे, उन्होंने हेल्प आउट किया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने में, उन्होंने कहा कि जो मर्डर है वो आरुषि से किसी बहुत क्लोज इंसान ने किया है। इस सब में आरुषि के एक्टिव होने का भी एविडेंस मिल गया था, और एविडेंस ये भी मिला था कि उस टाइम पे किसी ने आरुषि के लोअर पार्ट को, आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को वॉश आउट किया था पानी से। अब एक और थ्योरी जो आई वो ये आई थी कि राजेश खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और आरुषि को इस बारे में पता चल गया था, और उसने ये चीज़ हेमराज से शेयर की थी, और हेमराज उसको इस बारे में ब्लैकमेल कर रहा था जिसकी वजह से उसने उन दोनों का मर्डर किया था। जब ये सारी थ्योरीज सामने आना शुरू हुई तो तलवार ने इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि पुलिस ये सारे एलिगेशंस उन पर लगाकर अपने आप से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं और जितना बैडली उन्होंने इस केस को कवर किया है वो उस चीज़ को छुपाने के लिए सारा ब्लेम उन पर डाल रहे थे। इस सब के बाद सीबीआई ने शुरू में तो दोनों पेरेंट्स को लाइक लेट गो कर दिया और उनके नए सस्पेक्ट्स जो थे वो उनके बन गए दोनों तलवार्स के जो असिस्टेंट था कृष्णा और उनके दो सर्वेंट्स राजकुमार और विजय मंडाल। अब ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि ये सब जो था वो इनसाइड जॉब था और जिसने भी दोनों मर्डर्स किए थे उसके पास घर का एक्सेस था क्योंकि कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई थी और दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था। और जब सीबीआई ने उन तीनों सस्पेक्ट से इंटेरोगेशन की तो एक नई थ्योरी सामने ये आई कि उन्होंने आरुषि को किया था और हेमराज इस चीज़ में उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने हेमराज का भी मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद उन तीनों को भी रिलीज कर दिया गया क्योंकि उन तीनों के अगेंस्ट भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। अब इस सब में कंफ्यूजिंग चीज़ सबके लिए ये बन रही थी कि हेमराज की बॉडी टेरेस पर ऐसे क्यों फेंकी गई थी। एक थेरी अब सीबीआई ने ये दी कि मे बी जो मर्डरर था वो ये करना चाहता था कि वो हेमराज की बॉडी को छुपा के रखता और जब आरुषि की बॉडी मिल जाती और ये केस थोड़ा ठंडा पड़ जाता तो उसके बाद वो हेमराज की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करता ताकि उस पर दो मर्डर्स बेसिकली इकट्ठे ना पता चले। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल चुकी थी इर्द गिर्द के लोगों की भी और इवन मीडिया की भी, तो ये इतनी अटेंशन में ये इम्पॉसिबल हो चुका था। 2010 में अब सीबीआई ने ये केस एक और टीम को हैंड ओवर कर दिया जिसने रेकमेंड किया कि ये केस क्लोज कर देना चाहिए। और इवन दो राजेश वाज नॉट चार्ज पर सारे प्रूफ उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे और वही मेन सस्पेक्ट भी था। इस चीज़ को तलवार्स की फैमिली ने बहुत ज़्यादा अपोज किया लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। अब 2011 में ब्यूरो ने दोबारा से ये केस खोला और नुपुर और राजेश तलवार were still the main suspects and they were finally going for a trial. 11 मई 2013 को ये ट्रायल स्टार्ट हुआ और फाइनली 25 नवंबर को दोनों सस्पेक्ट्स को गिल्टी चार्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग उस रात को हुआ ये था कि राजेश ने कोई आवाज़ सुनी थी और जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि शायद हेमराज के रूम से ये आवाज़ आ रही है और वो उठ के हेमराज के रूम में गया पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। और जब उसने देखा कि वो रूम खाली था तो उसने वहाँ से एक गोल्फ क्लब उठाई और वो आरुषि के रूम की तरफ गया। और जब उसने उसके रूम का दरवाज़ा खुला तो ही बेसिकली कॉट आरुषि एंड हेमराज इन एन इनअप्रोप्रिएट पोजीशन। और जब उसने ये देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसके हाथ में जो गोल्फ क्लब थी उसने वो हेमराज के सर पे मारी और ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक हिम अगेन, लेकिन हेमराज अपनी जगह से हिल गया और वो जो क्लब था वो जाकर आरुषि के सर पे लगा। और जब ये सब शोर हो रहा था तो ये शोर नुपुर ने सुना और नुपुर भाग के आरुषि के रूम में आई। अब जब नुपुर उस रूम में आई तो बोथ ऑफ देम वर ऑलमोस्ट डेड। उन्होंने डर के फौरन से आरुषि की पल्स चेक की एंड दे रियलाइज दैट शी ऑलमोस्ट वाज डेड। और ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए एंड दे डिसाइडेड कि वो हेमराज को भी मर्डर कर देते हैं सो दैट नोबडी नोज व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट नाइट और कोई प्रूफ नहीं बचेगा टू प्रूव देम गिल्टी। और इस वजह से उन्होंने हेमराज का भी मर्डर कर दिया। अब इस सब के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि टू गेट अवे विद बोथ दीज मर्डर्स उनको एक सिनेरियो फैब्रिकेट करना पड़ेगा, जिस वजह से उन्होंने फिर हेमराज की बॉडी को एक बेडशीट के अंदर रोल किया और उसको टेरेस तक खींच के लेके गए और वहाँ पर छोड़ दिया उसे टू रॉट। और साथ में उन्होंने एक कुकरी नाइफ से पहले हेमराज का गला काटा और फिर उसके बाद आरुषि का भी गला काट दिया। And also they were the ones who basically washed her lower body. इसके बाद उन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर वो क्राइम सीन सारा साफ किया जौन से वहाँ पर कोई प्रूफ्स थे जो कि उनकी तरफ पॉइंट आउट कर सकते थे वो उन्होंने वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिए। और ये सब के बाद उन्होंने उस घर से एग्जिट किया और वो दोबारा उस घर में हेमराज के रूम से एंटर हुए ताकि सारा ब्लेम हेमराज के ऊपर जाए।
और इस सब के बाद राजेश ने बैठकर वो विस्की पी। 2013 के नवंबर में फिर फाइनली इतने सालों की लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद दोनों पेरेंट्स को उम्र कैद की सज़ा हुई। ये वर्डिक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ और इवन तलवार भी अपनी अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेके गए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अकॉर्डिंग कोई भी सॉलिड प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया गया था और सिर्फ थेरीज के बेसिस पे किसी को जेल नहीं भेज सकते थे, विच इज़ वाई द जजमेंट वाज ओवरटर्न्ड। अब इस सब को 4 साल लगे, लेकिन क्योंकि देयर वाज नो डायरेक्ट एविडेंस तो 12 अक्टूबर 2017 को फाइनली नुपुर और राजेश तलवार दोनों को रिहा कर दिया गया और वो दोनों तब से फ्री हैं। और ये केस अभी तक अनसॉल्व है और तलवार की फैमिली तब से सीबीआई, पुलिस और इवन मीडिया को ब्लेम करती है कि जो केस इतना सेंसिटिवली हैंडल होना चाहिए था जस्ट बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया और इतने सालों तक ड्रैग हो गया एंड इट स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड। It's a huge, huge void which this lifetime will never be able to fill. Nothing can ever fill that. But I did begin to see Arushi in a lot of girls while in jail. There are little girls who come in with their mothers, the little girls, little boys, little children, like the young girls as well. And in particular, there was a young girl who I grew very close to. She used to sleep on the next bed or whatever you could call it, probably the next space. And I could see a lot of Arushi in her. She cared for me. She spoke to me as if Arushi did. She would kind of, for me it was as if I had Arushi with me while in jail. I mean, those 4 years I survived in jail because of the fact that I had this young girl with me. Confinement is not an easy thing to face, firstly, and also losing your freedom, facing a stigma, and suddenly put behind bars. But the strange and the very nice thing about this was, maybe I don't should use the word nice, but it was something that was amazing. That was the way the people out there had reacted to our conviction. So that's all for today, and thank you so much for watching. And if you guys have any recommendations on what cases I should be covering, please comment down below and don't forget to subscribe to my channel.